हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, क्लास 10th में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और उसी पेपर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आप लोगों को क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों ने स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए, ये आपने किया। क्वेश्चन नंबर 10, अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए, वो भी आप कर चुके हैं। कल मैंने आपको हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र के द्वारा समझाइए, वो भी आपको कराया जा चुका है। तो अब हम कर रहे थे, मेरी क्लास में आप करते हैं बायो के क्वेश्चंस, जीव विज्ञान वाला पार्ट जो है वो हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो जिसमें अब आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं, इसको देख करके एक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। वो आइडिया लग गया होगा आपको कि किस तरह से, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 3 अलग अलग पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है और 1 शॉट में भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो हमेशा कौन सा वाला चूज करेंगे? हमेशा ऐसा वाला क्वेश्चन चूज करेंगे जिसमें 3 नंबर आपको मिल रहे हो तो अलग अलग 1+1+1 की तरह से हो। तो जिसमें मान लीजिए आपको 2 आता है, 1 नहीं आता है, तो भी आपके 2 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। तो एग्जाम का पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत हो करके अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को पूरा एक बार पढ़ना है। एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, उसके बाद मन में फिर ये डिसाइड कर लेना है कि आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपको आंसर्स आते हैं, उसमें से कौन से क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में हर बच्चे को कुछ न कुछ, मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़ के जाता है बच्चा उसको सारे आंसर्स लगभग आ रहे होते हैं, है ना। तो आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा आपको परफेक्ट आता है या कौन सा आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। ठीक है, बायो का पार्ट सॉल्व करते समय कोशिश करेंगे कि जो डायग्राम वाला क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। उसको अगर आप करते हैं तो उसमें मार्क्स मिलने की थोड़ा सा ज्यादा संभावना रहती है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्लेटलेट्स के बारे में और लिम्फ के बारे में। ये वाला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था जिसमें से हमने प्लेटलेट्स के बारे में लिख लिया था। तो आज हम लसिका या लिम्फ के बारे में लिख लेंगे और अगले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। ये उत्तर नंबर 10 था इस क्वेश्चन पेपर का 2020 का। ये उत्तर नंबर 11 है। ये उत्तर नंबर 19 है, जो आपका बायो वाला पार्ट है वही हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने किसके शॉर्ट नोट्स हम लोग लिख रहे थे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का हमने कंप्लीट कर लिया था। ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये आपका प्लेटलेट्स के बारे में आपने लिखा था, क्या है और क्या काम है, 2 चीजें लिखनी है, क्या और कार्य। 2 चीज यदि आप लिख लेते हैं तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसी तरह से हम लसिका के बारे में लिखेंगे, है ना, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। प्लेटलेट्स जो था वो इसका फर्स्ट पार्ट था। उत्तर नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट जो था वो क्या था, प्लेटलेट्स था। तो सेकंड पार्ट जो है लसिका, उसके बारे में हम लिखेंगे। उत्तर नंबर 21 का सेकंड पार्ट लसिका या लिम्फ, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? लसिका के बारे में लिखेंगे कि मानव शरीर में
शरीर में लसिका एक परिवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूरे शरीर में आपके ओवरऑल मौजूद होता है। लसिका एक परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। परिवहन तंत्र का निर्माण करने वाला माना जाता है। तो नोट करेंगे बच्चों, मानव शरीर में लसिका एक परिवहन तंत्र का निर्माण करने वाला माना जाता है, और ये शरीर में क्या करता है? यह शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करने वाला माना जाता है, या परिवहन करता है। हम लिखेंगे परिवहन करता है। परिवहन करता है, कॉमा यह। अब इसको हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पैरा में लिखें और चाहें तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ये रुधिर की तरह ही कार्य करता है। रुधिर की तरह ही कार्य करता है, और इसके कई भाग होते हैं। इसके कई भाग होते हैं। जैसे ब्लड के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, उसी तरह से रक्त कणिकाएं होती हैं और ब्लड की प्लेटलेट्स होती हैं। उसी तरह से लिम्फ के भी अलग अलग भाग होते हैं। तो उनमें से कुछ निम्न है, हम उनके कुछ भागों के बारे में भी लिख देंगे। उनमें से कुछ निम्न हैं। अब इनको अगर आप चाहें तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं नंबरिंग करके, या आप बुलेट्स डाल के लिख सकते हैं, या तो आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं, या रोमन में लिख सकते हैं, या आप बुलेट्स डाल के लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर एरो बना के लिख सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपको, तो आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे लसिका गांठें, या जिसी को लिम्फ नोड्यूल्स कहते हैं, लसिका वाहिनिकाएं है ना। अब लसिका गांठों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऐसे हम लिख देंगे लसिका गांठों का निर्माण, यानी कि लिम्फ नोड्यूल्स का निर्माण जो है वो आप ब्रैकेट में उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है।
किया जाता है। तो ये आपका उत्तर नंबर 21 हो गया, है ना। इसके बाद अब चूंकि ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको 1.5 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स लिखने थे। इसके बाद अब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि थोड़े बड़े होंगे। लेकिन हमेशा साइंस का पेपर सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जितना पॉइंट पूछा गया है ना, एग्जाम में जितना पॉइंट पूछा गया है तो एग्जैक्ट उतने ही पॉइंट्स लिखेंगे। यानी कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके कहानी जैसा लिख सकते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स की तो उसमें आप टू द पॉइंट लिखेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। कॉपी भरने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप कॉपी बहुत ज्यादा लिख के भरना चाहें तो उसका कॉपी लिखने का, क्योंकि किसी चीज का अर्थ नहीं समझाना आपको। जैसे हिंदी है, हिंदी में आपको भावार्थ समझ, इसीलिए कहते हैं भावार्थ, यानी कि भाव के साथ अर्थ को समझाना होता है। साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको टू द पॉइंट जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में, एग्जैक्ट उसको सेम उसी तरह से जितने कॉम्पैक्ट करके प्रेजेंटेबल तरीके से परफेक्ट पॉइंट्स में लिख देंगे तो आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया बच्चों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आपको ये 22 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका फिजिक्स का है, 23 भी फिजिक्स का है। उसमें आपको एक ऑप्शन भी मिला हुआ है, 23 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन भी मिला हुआ है जिसमें आपको इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, वो करना है। फिर आपका बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया 24 में। 25 दो उत्कृष्ट गैसों का नाम लिखिए, ये भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया गया, वो भी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स के 25 में 4 मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इन्होंने क्या करा है क ख ग घ ऐसे 4 भागों में इसको बांट दिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा बच्चे को नहीं आता है तो आप इस तरीके के ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद फिर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए, धातुओं और अधातुओं में 2 अंतर लिखिए। अब फिर से इसमें क्वेश्चन आ गया 27 क्वेश्चन नंबर, ये 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है। 27 जो है ये 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है और इसको 2 भागों में पूछा गया है। ये जो है ये पूरा का पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको 2 भागों में पूछा गया है, यानी कि क और ख 2 भागों में इसको बांट दिया गया है 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसको क्योंकि सारे ही क्वेश्चन क्या थे, कंपलसरी थे, तो आप छोड़ नहीं सकते। तो उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है, इसको आप क्योंकि 2 ही नंबर में पूछा गया है तो 4-5 लाइन लिखेंगे इसके बारे में। और आपके शरीर में राइट द नेम ऑफ एनी 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं, है ना। तो आप चारों के नाम लिख देंगे और उपार्जित लक्षण के बारे में लिख देंगे, है ना। उत्तर नंबर हम लिखेंगे, उत्तर नंबर 27। इसमें हम का यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो पहले हम लिखेंगे का वाला लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उपार्जित लक्षण और उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। हेडिंग डालने के लिए हमेशा ही अलग कलर का यूज करेंगे, यानी कि ब्लैक का यूज करेंगे, और आपका आंसर शीट में आंसर लिखने के लिए ब्लू कलर का यूज करेंगे। कभी भी गलती से भी अपने आंसर शीट को सुंदर बनाने के लिए रेड और ग्रीन कलर के पेन्स का यूज, रेड और ग्रीन कलर की कलम का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि रेड और ग्रीन कलर जो है वो टीचर्स के लिए होता है, उससे ही वो कॉपी चेक करते हैं। तो लिखेंगे उपार्जित लक्षण के बारे में, किसी जीव द्वारा
द्वारा, देखो दो तरीके के, पहले हम आंसर लिख लेंगे फिर इसके बारे में समझेंगे। किसी जीव द्वारा अपने जनक द्वारा प्राप्त, जनक द्वारा प्राप्त किए गए लक्षण, किए गए लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ये डीएनए में होते हैं और डीएनए द्वारा ही अन्य पीढ़ी में पहुंचते हैं। और डीएनए द्वारा ही अन्य पीढ़ी में पहुंचते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक तो नॉर्मली जो आप इन्वायरमेंट से या किसी दूसरे कारण से उत्पन्न हो जाते हैं, और एक ऐसे लक्षण जो हेरिडिटरी रूप से यानी वंशानुक्रम के आधार पे, वंशागति के आधार पे वो आपको अपने माता पिता से मिल जाते हैं, यानी कि उनके पास वो पहले से था और उन्होंने आपको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो कभी कभी कुछ अच्छे लक्षण तो आते ही हैं, कभी कभी साथ साथ कुछ डिजीजेस भी ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे लक्षण जो मतलब अक्वायर्ड नहीं होते, जो आप अपने माहौल से, अपने वातावरण से अर्जित नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास बाय बर्थ होते हैं, या कह सकते हैं कि वो जन्म से ही आपके जन्मजात लक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, जन्मजात लक्षण। उपार्जित लक्षण को हम जन्मजात लक्षण के नाम आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। आप अपनी कॉपी में उपार्जित लक्षण, अगर शब्द समझ में नहीं आ रहा तो इज इक्वल टू जन्मजात भी लिख सकते हैं। जन्मजात का मतलब बाय बर्थ, जो डीएनए के साथ अपने पेरेंट्स से उनको साथ साथ ट्रांसफर हुआ है किसी भी जीव का, है ना, वो लक्षण क्या कहलाएगा, उपार्जित लक्षण कहलाता है। लेकिन ये आपको आंसर शीट में नहीं लिखना है, या आपको अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिखना है, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तब आपको ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये आपका क था, उत्तर नंबर 27 का। अब हम इसका ख लिख लेंगे। ख लिख लेंगे तो ख में क्या पूछा गया है, 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम पूछ रहा है ना। तो लिख देंगे 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। और जब बेसिकली केवल नाम ही पूछ रहा है तो 4 ग्रंथियों के, यानी 4 आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनके नाम आप लिख देंगे। तो नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4, या A B C D कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4, या A B C D, इन चारों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे, सबसे पहली तो होती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, जिससे क्या होता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी होती है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये आपके
ब्रेन के पास होती है, ठीक है। ये तीसरी वाली ग्रंथि जो है वो है अग्न्याशय, पैनक्रियाज जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और आपका पित्ताशय यानी कि यकृत, है ना। तो ये 4 ग्रंथियों के नाम लिख लेंगे। अगर लेकिन पढ़ के पूरा जाएंगे, है ना, जैसे केवल नाम ही पूछे, है ना, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा आपके लिए, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आधे आधे नंबर का, ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। यानी 4 ग्रंथियों में हर एक ग्रंथि का नाम, केवल एक नाम लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आधा, हाफ मार्क्स का एक नाम है ना। तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन रहा। इसी तरह से अगर इसमें वर्क पूछा जाता कि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, पढ़ के तो पूरा ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको हम पढ़ के जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इसको हम पढ़ के जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके बारे में आप क्या क्या पढ़ लेंगे, नाम पढ़ के जाएंगे, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नाम पढ़ेंगे, होने वाले हार्मोन्स का भी नाम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे स्थित होती है, यानी उसकी वो जगह, जिस जगह पे वो स्थित होती हैं ये ग्लैंड्स, उसको भी लिखेंगे, है ना। तो ये तीनों चीजें पढ़ के जाएंगे। हो सकता है वो केवल नाम पूछे, हो सकता है वो केवल कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो पूछे, हो सकता है वो केवल जगह पूछे, और हो सकता है वो कार्य भी पूछे, नाम या उसका वर्क क्या है हमारे शरीर में वो भी पूछ सकता है। तो आपको पढ़ के जाना है सारा, है ना, उसमें से एग्जामिनर जो चाहे वो पूछ सकता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे बच्चों। आपको अब जैसे ये कोई भी क्वेश्चन है ना, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्वेश्चन पूछा गया, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जब पूछा गया तो इसके बारे में आपको पता है कि चारों चीजें आपको पढ़ के जानी है ना, आपको चारों चीजें पढ़ के जानी है। तो इसी तरह से ये आप ये मान लो कि ये जो टॉपिक है ये कैसा है, इम्पोर्टेंट। इसी तरह से वंशागति और जेनेटिक्स वाला भी जो चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस देख करके आप क्या लगाते हैं, अंदाजा कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और उस चैप्टर को थोड़ा सा आप अपना रिवीजन कई बार करेंगे, ज्यादा करके जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका तब आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। हम एक लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में है उसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो है। क्वेश्चन नंबर 27 हमने सॉल्व कर लिया है, उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है, और दूसरा वाला पार्ट जो था कि कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ एनी 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके बाद आपका पेपर जो है कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक इसमें था 80 नंबर का। तो जिसमें से ये आपको मान के चलना है कि साइंस की एक बुक में आपके तीनों साइंस के प्रकार के साइंस के चैप्टर्स हैं, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, और बायो से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो तीनों ही मतलब सारे चैप्टर्स को ही थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बराबर बराबर रेशियो में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे उतने ही क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी पूछे जाएंगे, और उतने ही क्वेश्चन बायोलॉजी से भी पूछे जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा। अब इसमें लास्ट में आपका ये देखिए एक मार्क्स का 4 भाग, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 अलग अलग भागों में इसका क्वेश्चन पूछा गया है ना। और एक ये वाला देखो, इसमें 29 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखिए आप एक ही क्वेश्चन है लेकिन पूरे 4 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है और बायो से रिलेटेड है, जिसमें
आपको ऑप्शनल दिया गया, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ रहा है बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए, और उसके बाद अथवा या और ऑप्शन दिया गया है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। तो हम क्या करेंगे, जो आपका पोषी स्तर क्या है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बायो से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसका एग्जाम्पल जब देंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, है ना। तो वो आपको अगर दूसरा वाला जो सेकंड पार्ट है वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से, मैंने आपको क्या बोला कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो जब आप डिसाइड कर लेंगे, आपका जो सही होगा वो क्वेश्चन आप करेंगे, है ना, जो आपको लगेगा कि आप परफेक्ट कर सकते हैं, सही तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं जिस क्वेश्चन के आंसर को, आंसर शीट में वही क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 30, उत्तर नंबर 30। उत्तर नंबर 30 में आप लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, पोषी स्तर के बारे में पूछ रहा है, तो हेडिंग डालेंगे पोषी स्तर। उसके बाद लिखेंगे किसी एक उत्पादक व किसी एक उत्पादक व उस पर आश्रित अब आश्रित या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष, यानी एक्टिव या मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप। किसी एक उत्पादक व उस पर आश्रित सभी जीवों के समूह को पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल आपको समझाना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जजमेंट करना है अपने क्वेश्चन के साथ, तो कम से कम इतना अवश्य लिखेंगे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये 4 मार्क्स का आंसर है। तो उसमें उदाहरण लिखेंगे, और उदाहरण में आप लिख सकते हैं सबसे पहला घास। घास क्या है, हरे रंग की होती है, अपना भोजन स्वयं बना सकती है, यानी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी, और जो स्वपोषी होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो घास पर डायरेक्ट डिपेंड होता है आपका खरगोश। ठीक, ये एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे खरगोश, और खरगोश पे आप खरगोश के सामने लिख सकते हैं भेड़िया, यानी कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है खरगोश पर, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, हरे पेड़ पौधे पर, यानी कि घास पे। और भेड़िया का शिकार कौन करता है, तो बाघ लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका उत्पादक, और उसके बाद देखो ये हो गया उत्पादक,
ये हो गया उत्पादक। और उत्पादक का डायरेक्ट कंजम्पशन कौन कर रहा है? तो ये हो गया प्रथम उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर हो गया ये। अब ये प्रथम उपभोक्ता का कंजम्पशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये द्वितीय हो गया। और द्वितीय का जो कर रहा है वो तृतीय हो गया, यानी कि लेवल जो है वो चेंज हो गया। तो जिसमें से खरगोश जो है वो घास पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, यानी कि घास अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन घास को डायरेक्ट जो है वो खरगोश खा लेता है, तो वो प्रथम उपभोक्ता हो गया। यानी कि उपभोक्ता की लाइन में पहला नंबर जो है वो खरगोश का है। अब भेड़िया खरगोश का शिकार कर सकता है ना? तो भेड़िया कभी घास नहीं खाएगा, लेकिन तो भेड़िया खरगोश पे क्या है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? भेड़िया डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से तो खरगोश पर डिपेंडेंट है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली वो किस पर डिपेंडेंट है? घास पर। क्योंकि भेड़िया जिसको खा रहा है वो किस पर डिपेंडेंट है? घास पर, है ना? तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये जो आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, इसका मतलब यही हुआ। और उसके बाद बाघ जो है वो बाघ भेड़िया का शिकार करेगा, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? घास पर ही। तो इसलिए ये उत्पादक की श्रेणी में आता है। और तीनों अन्य जीव जो हैं जिनके बारे में मैंने लिखा, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर देखिए आप आंसर कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम बचा, तो क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टाइम बचा, तो आप ये जो आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल टाइम नहीं बचता है तो इस तरह से लिखना नहीं भूलेंगे, लेकिन वैसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप नहीं लिखेंगे, है ना? और इसके बाद क्या करेंगे? आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, इसी तरह से लिखेंगे इसमें कि उपयुक्त उपर्युक्त उदाहरण में घास के द्वारा उत्पादक की भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। देखो ये क्या है, मतलब अंडरस्टूड है, मैंने घास के नीचे उत्पादक लिख दिया था। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, निर्वहन किया गया है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। तो अगर 2 नंबर में पूछा गया होता तो आप इसी घास के नीचे उत्पादक और इस पे सब पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता लिख देते, आपका कंप्लीट हो जाता। अब क्या करेंगे? उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे फिर नीचे लिखेंगे उदाहरण में खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद क्या लिख देंगे? उदाहरण में भेड़िया, वही चीज लिखनी है उदाहरण में, क्योंकि 4 नंबर का है तो थोड़ा सा लिखना है। उदाहरण में भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। और लिख देंगे फिर अंत में जो बाघ है, बाघ सर्वोच्च मांसाहारी उपभोक्ता की सर्वोच्च मांसाहारी का मतलब वो मांसाहारी का ही शिकार कर रहा है, वो भेड़िए का ही शिकार कर रहा है। इसे सर्वोच्च मांसाहारी की उपभोक्ता की भूमिका निभाता है, उपभोक्ता की भूमिका अदा करता है, भूमिका अदा करता
है। अब इस तरह से लिख के आप लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। यहाँ पे आप कंक्लूजन अवश्य लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, कंक्लूजन में आप ये लिख देंगे कि अतः उपयुक्त उदाहरण में घास से लेकर बाघ तक एक पोषी स्तर है। घास से खरगोश ने ऊर्जा ली, खरगोश से भेड़िए ने ऊर्जा ली और अंत में बाघ ने ऊर्जा ग्रहण की और सभी ने एक किसका निर्माण किया, पोषी स्तर का निर्माण किया। तो कंक्लूजन जरूर लिखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, तो आज बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोगों ने प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया, जिसमें आप बायो के पार्ट का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है आंसर शीट में अपने क्वेश्चंस को, वो लिखने को बताया मैंने आपको। लास्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर का था, उसमें चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, तो आपको जज करना है कि आपको उसको किस तरह से लिखना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो पोषी स्तर में आप केवल नीचे उत्पादक और प्रथम द्वितीय तृतीय उपभोक्ता लिख के छोड़ देते, लेकिन अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू शुड एक्सप्लेन, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और अलग अलग एक्सप्लेन करने के बाद उसका निष्कर्ष जरूर लिखेंगे, उसका कंक्लूजन जो है वो जरूर लिखेंगे। आशा करती हूँ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आपकी अच्छी होगी और आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।